तो नमस्कार, जय हिंद। मैं अपना ये वीडियो यूट्यूब का आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हर कोई इस वीडियो को देख करके राकेश टिकैत जी की असलियत का पता लगा सके। अब मैं सीधे किसान आंदोलन पे आता हूँ। किसान आंदोलन पे आपने कई वीडियो देखे होंगे, सैकड़ों वीडियो आपने देखे होंगे। कोई कह रहा है ये फ़ायदेमंद है, कोई कह रहा है नहीं ये किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो हम इस टॉपिक पे ना जा करके हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, और वो नया टॉपिक है आज का राकेश टिकैत। राकेश टिकैत जो अपने आप को एक उभरता हुआ नेता कहते हैं, और मेरे वीडियो का टाइटल अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है राकेश टिकैत छल नेता या राजनेता। जी हाँ, गौर से मैंने सोच करके ये वीडियो का टाइटल लिखा है, क्योंकि राकेश टिकैत कभी छल करते हैं, कभी रोते हैं, कभी बिलखते हैं, कभी कहते हैं हम पुलिस के बक्कल उधार देंगे, और कभी अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को सिसौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये जाटलैंड से आते हैं। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत बड़े अच्छे किसान नेता थे और उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को झुकाया था। लेकिन राकेश टिकैत ने ऐसा कोई आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया कि जिससे कि ये कहा जाए कि राकेश टिकैत एक सक्सेसफुल लीडर है। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके। राकेश टिकैत ने कहा आज तक में सीधी बात में प्रभु चावला जी के साथ कि मैं चुनाव में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़ चुके। और टिकैत साहब की सोचने वाली बात है कि अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनकी 2 बार जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब कि आपको 10% से भी कम वोट मिले हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए आपकी जमानत जब्त हो गई, जितना आपका टोटल वोट पड़ा हुआ है। राकेश टिकैत की 2014 के हिसाब से 4 करोड़ 25 लाख की संपत्ति है। 2014 में जो इन्होंने चुनाव में एफिडेविट दिया था उसके हिसाब से इनकी संपत्ति 4 करोड़ 25 लाख रुपए है। और एक सबसे बड़ी बात जो राकेश टिकैत की है कि इनके भीतर कहीं ना कहीं राजनेता बनने की जो मनसा है, वो राजनेता बनने की मनसा वो कहीं ना कहीं रह गई थी। और किसान आंदोलन को इन्होंने एक अपनी वो मनसा पूरी करने की, राजनेता अपनी नेतागिरी चमकाने की तरह इन्होंने किसान आंदोलन को यूज किया और यूज करते जा रहे हैं। किसानों का इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि किसान तो बेचारा गरीब है। किसानों को ना तो ज़्यादा टीवी देखता है, ना किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब होता है राजनीति से। और इन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कार्यक्रम सीधी बात में प्रभु चावला जी के साथ इन्होंने कहा। लेकिन इनके ही मंच पे मुजफ्फरनगर पे आरएलडी नेता जयंत चौधरी और आप नेता संजय सिंह आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बीजेपी वालों का हुक्का पानी बंद कर दो, ऐसा करो कि गांव में बीजेपी वाले घुसने न जाएं। और टिकैत साहब कहते हैं कि नहीं हमने तो 2019 में मोदी साहब को वोट दिया था। अब एक बात और मुझे इनकी बड़ी अजीब सी लगी कि जो इन्होंने कहा कि हम अक्टूबर तक आंदोलन चलाएंगे। फिर प्रभु चावला ने पूछा, सीधी बात, मैंने रेफरेंस में नीचे दिया है यूट्यूब लिंक प्रभु चावला जी का, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप तो क्यों अक्टूबर तक आंदोलन चलाएंगे अगर सरकार आपकी बात मान लेगी। तो वो बोले अगर सरकार बात मान लेगी तो पंच और सारे लोग बैठेंगे, हम सारे किसान नेता बैठेंगे और उसके बाद फिर अपने हिसाब से चीज़ें तय करेंगे। उसके बाद फिर कमेटियां बात करेंगी, कमेटी बनाएंगे और इस तरह की सारी चीज़ें। ये बस केवल इनका एक ही टारगेट है कि अपनी राजनीति चमकाओ और बाकी कुछ नहीं है। इस आंदोलन में 37 संगठन है, 37 किसान संगठन है जिनके अलग अलग नेता हैं। आज तक शायद ही कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें 37 किसान संगठन एक साथ सरकार से बात कर रहे हैं। इनका कोई सर्वमान लीडर नहीं है जो इनकी बात मानने के लिए तैयार हो कि हाँ ठीक है, यही बात हम मान लेंगे और यही बात आपकी सर्वमान्य है। क्योंकि 37 के अलग अलग मतभेद हैं, 37 की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं और उन महत्वाकांक्षाओं पे सारे के सारे चल रहे हैं। और राकेश टिकैत की तो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, क्योंकि ये विधायक, जिला परिषद, सांसद सबका चुनाव लड़ चुके हैं और सारे चुनाव में हार गए। जैसा कि मैं आपको बता चुका, जमानत जब्त हो गई है। आप खुद इनके मुंह से सुन सकते हैं सीधी बात वाले कार्यक्रम में, जो मैंने लिंक आपको दिया है। दूसरा, उस कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं पे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है टिकैत साहब? या तो आप किसान नहीं हैं और या तो आप किसानों को बरगला रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर राज्य अपने यहाँ तय करता है कि इतने में हम धान की खरीद करेंगे, इतने में हम गेहूँ खरीद करेंगे। हाँ, ये ज़रूर आपकी बात मैं मानता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा MSP है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर कंट्री। तो इसीलिए ये बिल आए हैं जिससे कि दूसरे राज्यों को भी किसानों को अपना सामान बेचने का दूसरी बाज़ार में अवसर मिले, दूसरे लोग
आए और दूसरे लोग आ कर के किसानों का सामान खरीदे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं इस बिल में क्या काला है क्या काला नहीं है ये एक अलग मैटर है। कृषि मंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि बिल में काला क्या है आप बताइए। कृषि मंत्री के साथ 100 से ज़्यादा घंटे की बात हो चुकी, 11 मीटिंग हो चुकी है इनकी सरकार के साथ में, लेकिन इन्हें ये भी पता नहीं है कि क्या काला है कानून में। इनको ये भी नहीं बताना कि काला क्या है कानून में, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। बस 2 रट हैं कि हमारा बिल वापसी करो और हमें एमएसपी पे गारंटी दो। मैं भी मानता हूं कि एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए, बिचौलियों का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हमेशा रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। सरकार एक तरफा नहीं चल सकती, सरकार के साथ साथ पे रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है टिकैत साहब कि ये अपनी राजनेतागिरी चमकाने के लिए लोगों को शहीद मत कीजिए। एक तरफ आप पहले कहते हैं कि गोली मार दो जो लाल किले पे चढ़ा हो, फिर दूसरी तरफ आप यही कहते हैं कि नहीं हम तो कमेटी बनाएंगे और सारे लोगों की जमानत करवाएंगे, दिल्ली पुलिस लिस्ट जारी करे। जब दिल्ली पुलिस हिंसा वालों की लिस्ट जारी करती है तो आप कहते हैं कि नहीं वो तो सिद्धू बीजेपी का आदमी है। अगर सिद्धू ने ही इतनी भीड़ इकट्ठा करके लाल किले के अंदर डाल दिया, अगर बीजेपी के लोगों ने ही इतनी भीड़ लाल किले के अंदर डाल दिया, तो फिर आपका मतलब क्या रहा? आप किस बात के नेता हैं? नेता वो होता है, एक सर्वमान्य नेता वो होता है जिसकी बात जनता माने, जिसकी बात उसके फॉलोअर माने। टिकैत साहब की एक बात सबसे अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने कहा था कि 1967 में 76 रुपये 1 कुंटल गेहूँ की एमएसपी थी। आज की डेट में इतना बड़ा डिफरेंस है। रीजन है कि किसानों का हमेशा शोषण हुआ है, किसानों का दाम हमेशा कम चीज़ में खरीदा गया है, किसानों का हमेशा शोषण हुआ। लेकिन क्या इसके लिए केवल मोदी सरकार जिम्मेदार है? नहीं, सारी सरकारें कुछ करके जिम्मेदार हैं। कुछ राज्य सरकारें हैं, कुछ केंद्र सरकार हैं जिन्होंने नहीं बनाया। स्वामीनाथन आयोग की एक भी सिफारिश कभी कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया, कम से कम मोदी सरकार धीरे धीरे करके लागू कर रही है। तो आपको समझना चाहिए, आपको उन चीज़ों को बात करना चाहिए। लेकिन अगर एमएसपी होगी, जैसे इन्होंने कहा कि 1967 में हम 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना खरीद सकते थे, लेकिन आज आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की एमएसपी डिक्लेयर किया है 1925 और केवल 50 रुपये बढ़ी। आप सोच सकते हैं कि 50 रुपये या 75 रुपये का मार्जिन एक साल में किसान का क्या होता है। किसान खाद डालता है, किसान बीज बोता है, उसके बाद 4-6 महीने उस गेहूं को देखता है, तब जा करके उस किसान की वो फसल तैयार होती है। तो किसान को एक वाजिब रेट मिलना चाहिए, एमएसपी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी को शहीद कर देना, आप किसान जो मर जाते हैं वहाँ पे आप उनको बताते हो शहीद हो गए, क्या वो सरकार गलती से फिर शहीद हो गए? नहीं, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती। आप 75 साल के बुढ़ों को उस आंदोलन में बैठाए हैं, आप 23-23 साल के युवाओं को आह्वान देते हैं कि वो ट्रैक्टर लेकर के आए, ट्रैक्टर रैली निकाले, और एक ऑस्ट्रेलिया रिटर्न यूपी का लड़का मर गया। आप सोचिए, आपकी ट्रैक्टर रैली में बैरिकेडिंग से जब ट्रैक्टर टकराया तो वो धक्का खा करके ट्रैक्टर के नीचे आके मर गया। उसके घर वालों से आप उसका दर्द पूछिए। आप तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन उसके घर वालों का क्या दर्द है आप उनसे पूछिए। आप कहते हैं 150 किसान शहीद हो गए, कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी गलती है। आप ऐसे लोगों को आंदोलन में रखिए जो ना तो जाड़ा खाए, उनका या तो इंतजाम करिए, आप पूरा का पूरा इंतजाम करिए। फिर आप कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम इंतजाम करें, तो आपके ट्रैक्टर में करोड़ों रुपए आ जाते हैं ट्रैक्टर में तेल डलवाने के लिए। आप अपने मुँह से कहते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के भीतर आया, 70 रुपये 80 रुपये लीटर डीजल है। आप सोचिए कि 4 लाख ट्रैक्टर जो 600 किलोमीटर तय करके पंजाब और हरियाणा से 600-300 किलोमीटर तय करके आया है, उनका करोड़ों रुपए का खर्च है। वो करोड़ों रुपए क्या उन्होंने अपनी जेब से दिया या वो कहाँ से आए, ये तो एक सवाल है जिसका दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो अपना सोचेगी। मेरा बस एक ही मानना है कि ये शहीदी, ये सिक्खी और ये इस तरीके से किसानों को बरगला करके आप वहाँ पे बैठाए हुए हो, आप उनके 23-23, 24-24 साल के नौजवानों को बैठाए हुए हो, वो खेत में काम करें। तो मेरा बस यही मानना है टिकैत साहब कि हमेशा हर आंदोलन का एक सॉल्यूशन होता है बीच का रास्ता। आप कुछ झुकें, कुछ सरकार झुके, सरकार भी कुछ झुकने के लिए तैयार है, आप भी कुछ झुकने के लिए तैयार होइए। किसान आंदोलन का यही मतलब रहे कि कम से कम वो राजनीतिक ना हो। आज राजनीतिक पार्टियां हर आपकी आ रही हैं और आपके मंच पे चढ़ करके वो लेक्चर दे रही हैं। 25 तारीख की रात को वही सिद्धू जो बीजेपी का आदमी था वो सिंधु बॉर्डर पे लेक्चर देता है और आप कहते हैं कि नहीं वो तो बीजेपी का आदमी था। तो सिंधु बॉर्डर पे भी अगर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आपका अपने मंच पे ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपका कहाँ पे कंट्रोल है? अगर उसी बॉर्डर पे, उसी मंच पे, जिस मंच पे आप लोग चढ़ करके अपने फॉलोअर्स को संबोधित करते हैं, उसी मंच पे वो रात को 12 बजे संबोधित करता है 25 तारीख की रात को, और 28 तारीख की रात को आप रोते हुए कहते हैं कि बीजेपी विधायक आ गया, उसने ऐसा किया वैसा किया। वहाँ पे सैकड़ों मीडिया वाले होते हैं, लेकिन उनके सबके सामने कहीं कोई नहीं आता किसी भी तरह से।
मेरा आपसे यही अनुरोध है टिकैत साहब, और मेरा सारे के सारे किसान भाई बंधुओं से ये अनुरोध है, वो एक बार बिल को पढ़ें। और सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है कि सरकार लचीली हो, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी बात है ये हठ धर्मता है, कहीं ना कहीं हठ धर्मता नहीं चलती। आप सेवंत सूची में डालिए उसको, कॉन्क्रीट लिस्ट में, कि अगर राज्य चाहे तो लागू कर दे, ना चाहे तो ना लागू करें, और उसके बाद आप अपना किसान आंदोलन समाप्त करिए। ये जो बच्चे, ये जो नौजवान, ये जो बुजुर्ग, ये जो शहीद हो रहे हैं, जो बच्चों के मन में ये आप सरकार के प्रति, भारत के प्रति एक घृणा पैदा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के बड़ा विकट रूप लेगी। इसलिए इस आंदोलन को ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ये वीडियो देखने वाले सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर उनके जान पहचान में कोई ऐसा किसान नेता है या कोई ऐसा किसान भाई है, क्योंकि किसान नेता तो बात नहीं समझेगी, उनको तो अपनी राजनीति चमकानी है, तो कम से कम उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ कि एक बार वो कानून पढ़ें कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दुनिया में किसी की ज़मीन गई है? यूनिवर्सिटी लीज पे है, टावर्स लीज पे हैं, आपके खेत में भी आप जो मजदूर रखते हो वो सब भी लीज पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। आप अपना खेत भी 1 साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे गांव वाले को दे देते हो, तो क्या वो आपके खेत पे कब्जा कर लेता है? क्या अडानी अंबानी इतने खाली हैं कि वो आपकी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? कभी कोई भी बिजनेसमैन दुनिया का कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड नहीं चाहता। अगर दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जहाँ पे डिस्प्यूटेड लैंड चाहता हो तो आप बताइए। सिंगूर टाटा का एक एग्जाम्पल है। टाटा नैनो प्लांट अपना लगाए जा रही थी सिंगूर पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे इशू हुआ, उन्होंने गुजरात में लगाया। आज देखिए पूरे भारत में टाटा कार हैं, तो क्या वो इशू करके प्लांट लगाते वहाँ पे? तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिल को पढ़ें और किसी भी तरह से आप ये सब चीज़ें मत करिए, किसी भी तरह से आप जा कर के वहाँ हिंसा मत करिए, अपनी जान मत गंवाइए। और मित्रों, इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि बीच का कोई रास्ता निकाले, सरकार से भी मेरा अनुरोध है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रोहित शुक्ला अपना पहला वीडियो यूट्यूब का लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे अन्य प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।